आप लोगों को जो व्यापम स्कैम हुआ था 2013 के अंदर, क्या वो याद है? जी हाँ, ये स्कैम एमपी के अंदर हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर, और इसका जो रिवलेशन है वो 2013 के अंदर हुआ था। आई एम श्योर कि ये जो स्कैम है वो 1990 से चल रहा होगा, बट सामने 2013 में आया था। अगर मैं व्यापम की बात करूं तो इट इज़ शॉर्ट फॉर व्यावसायिक परीक्षा मंडल, यानी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये जो व्यापम था, ये जो बोर्ड था, इसका क्या काम था कि ये एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करता था फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन एमपी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, वीडियो तो नीट के बारे में, नीट स्कैम की बात करूँ तो मैं ये व्यापम की क्यों बात कर रही हूँ? इन दोनों का बहुत बड़ा कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है एनटीए के चेयरपर्सन पीके जोशी का। जी हाँ, जब व्यापम केस हुआ था, ये स्कैम हुआ था, उस टाइम पर जो पीके जोशी हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे थे, और आज 10 साल बाद वापस जब नीट चीटिंग केस सामने आया है, तब भी उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि आखिर ये जो पीके जोशी हैं, जो प्रदीप जोशी हैं, उनका ऐसा क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है कि उन्हें हमेशा इतनी बड़ी पोजीशन मिलती है। क्योंकि अगर हम उनके करियर की स्टार्टिंग की बात करें तो वो जो हैं एक प्रोफेसर थे एट रानी दुर्गावती कॉलेज इन जबलपुर, और उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट उन्हें इतनी बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस मिली, जिसकी वजह से अब जो है काफ़ी ज़्यादा डाउट्स जो हैं अराइज हो रहे हैं। तो क्या हुआ, एक आरटीआई एप्लीकेशन जो है वो फाइल की गई, जिसके अंदर रिवील हुआ कि उनको जो अपॉइंटमेंट मिला था टू द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इन 2006, जो कि शिवराज सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पर उन्हें मिला था, वो किसके बेसिस पे मिला था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन आरएसएस लीडर। उसके बाद जो जोशी हैं उन्हें चेयरमैन बना दिया गया ऑफ द छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। दो उनके जो एकेडमिक अचीवमेंट्स थे या फिर कहें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, वो कभी भी इतना नहीं था, लेकिन जो रोल्स उन्हें मिले वो हमेशा से ही इन्फ्लुएंशियल थे, की रोल्स उन्हें मिले। और जब ये पूरा व्यापम स्कैम जो है वो सामने आया, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, तब देखा गया कि उनका ही टेन्योर था। जी हाँ, प्रदीप जोशी का ही टेन्योर था जब ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि व्यापम के जितने भी विटनेसेस थे उन्होंने सुइसाइड कर लिया, उनकी डेथ हो गई, वो अचानक से सारे मर गए। जी हाँ, 40 पीपल जो कि लिंक थे टू दी व्यापम केस, उनकी डेथ हो गई ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। और मैं आपको बता दूं कि व्यापम केस में भी सिमिलर चीज़ें सामने आई थी कि बच्चों से पैसे लिए गए थे, जो है एडमिशन कराने के लिए पेपर लीक सामने आए थे, और इसके अंदर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और मिडलमैन सभी लोग इसके अंदर शामिल थे। तो जो पूरा स्कैम था वो सिमिलर है नीट की तरह, कि जैसे यहाँ पर भी धीरे धीरे जो है सब एंगल सामने आ रहे हैं कि कौन कौन से मिडलमैन थे, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियन सामने थे। तो ऐसा सिमिलर केस व्यापम में हुआ था, लेकिन व्यापम के ज़्यादातर जो विटनेसेस हैं उनकी डेथ हो गई, अननेचुरल डेथ हो गई। कैसे हुई किसी को नहीं पता, बट सभी की डेथ हो गई। और अगर हम प्रदीप जोशी की बात करें तो वो व्यापम स्कैम में भी जो है उनकी काफ़ी बड़ा रोल था। इसके बाद, इस स्कैम के बाद भी उनके जो रोल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद तो इनफैक्ट उन्हें यूपीएससी का जो है चेयरमैन बना दिया गया। काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म हुआ, ये हुआ कि ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है इस अथॉरिटी के लिए, लेकिन उनको जो है यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। बट उनका जो टेन्योर था काफ़ी कम देर के लिए था, क्योंकि उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाए गए थे कि जो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर होता है उस टाइम पर जो है उसका पेपर लीक हुआ था। तो उस टाइम पर उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जब वो यूपीएससी के चेयरमैन बने तो उसके बाद वापस जो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का जो पेपर होता है वो लीक हो गया। बट फिर भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी सारे गवर्नमेंट कमिटीज़ के पार्ट थे, और अब उसके बाद उन्हें एनटीए का चेयरपर्सन बना दिया गया। सो नाउ यू नो कि अभी भी ये जो व्यापम स्कैम हुआ था वो क्यों रेलेवेंट है, और कैसे वो नीट यूजी जो चीटिंग हुई है उसके अंदर उससे कनेक्टेड है। क्योंकि जो लोग हैं इन दोनों ही स्कैम्स के अंदर, वो कॉमन लिंक है इन दोनों के बीच में। तो हम इसी के बारे में आज डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अब मेरा चैनल नया है, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नीट यूजी की बात करूं, इस पूरी चीटिंग स्कैम की बात करूं, तो इस समय देश में लगभग 25 लाख लोग जिन्होंने नीट दिया वो परेशान हैं कि उनका आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 25 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था, और अब उनका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है।
क्योंकि इस समय ये नीट चीटिंग का पूरा जो मैटर है वो एक पॉलिटिकल इशू बन गया है, जहाँ एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम कर रही है कि किसका स्टेट कितना इन्वॉल्व है चीटिंग के अंदर, कैसे अपोजिशन के जो स्टेट्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और ये जो चीटिंग हुई है इसका इफेक्ट सिर्फ नीट के एग्ज़ाम पे नहीं पड़ा है बल्कि एनटीए के और एग्ज़ाम्स पे भी पड़ा है। जी हाँ, जो एनटीए है विच इज़ दी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे कि जेई मेंस, सीयूईटी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, नीट पीजी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है एनटीए कंडक्ट कराती है। बट जब से नीट यूजी का पूरा स्कैम सामने आया है तब से मानो जो एनटीए है वो अब एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं कराना चाहता है। जी हाँ, इनफैक्ट जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उन्हें भी रद्द किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो कब होना था, 25 जून से 27 जून के बीच में, लेकिन कुछ लॉजिस्टिकल रीजंस बताते हुए इस एग्ज़ाम को जो है अभी पोस्टपोन कर दिया है। वैसा ही कुछ नीट पीजी एग्ज़ाम के साथ ही हुआ कि उसे रीशेड्यूल करना पड़ा, और जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें भी कुछ जो है इशू सामने आए हैं। माना जा रहा है कि शायद इसमें भी पेपर लीक का मामला जो है हो सकता है, तो इसीलिए इस एग्ज़ाम को भी जो है रद्द कर दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एनटीए इस पूरे स्कैम के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है? क्योंकि जो डिसीजंस वो ले रहे हैं, जो स्टेप्स वो ले रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि उन्हें पहले से ही पता है कि किस किस एग्ज़ाम में जो है पेपर ऑलरेडी लीक हो गया है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। इसलिए या तो वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहा है या फिर जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनको रद्द कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। और यही नहीं, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो सुबोध कुमार सिंह हैं जो कि डायरेक्टर जनरल थे एनटीए के, उन्हें भी रिप्लेस कर दिया गया है बाय रिटायर्ड इंडियन ऑफिसर प्रदीप सिंह खरोला से। अगर हम मिस्टर खरोला की बात करें तो वो इस समय चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर हैं ऑफ द इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के साथ उन्हें एनटीए का अब एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया है डायरेक्टर जनरल का। ये चार्ज उनके पास तभी तक रहेगा जब तक किसी को एक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाता। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसने एक एंटी चीटिंग लॉ जो है उसे नोटिफाई किया है, और अब सीबीआई के पास इस पूरे चीटिंग स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करने की ड्यूटी आ गई है। बट क्या इतना कर देने से गवर्नमेंट की ड्यूटी ख़त्म हो गई है? क्या एक एंटी चीटिंग लॉ बना के सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे के ये पूरा इशू रिजॉल्व हो सकता है? क्योंकि अगर हम एंटी चीटिंग लॉ की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो 40 ऐसे इंस्टेंसेस सामने आए जहां पर पेपर लीक हुआ है, और इसकी वजह से लगभग 1.4 करोड़ लोगों की जो है लाइफ अफेक्ट हुई है फॉर अबाउट 1 लाख पोस्ट। जी हाँ, लगभग 1.5 करोड़ एप्लीकेंट्स जो विद्यार्थी हैं उनकी लाइफ पे जो है असर पड़ा है, क्योंकि वो 1 लाख पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिख रहे थे, लेकिन पेपर लीक के जो इशू सामने आते हैं इसकी वजह से या तो वो पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाते हैं, तो उससे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इस बार ये पेपर लीक का मामला आया है नीट यूजी के केस में। अगर हम नीट की बात करें विच इज़ दी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एक सिंगल लेवल नेशनल एग्ज़ाम होता है जो कि सभी मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए जो है लिया जाता है ताकि उन्हें मेडिकल कोर्सेज़ के अंदर जो है एडमिशन मिले। तो पूरी कंट्री के लिए ये एक सिंगल एग्ज़ाम होता है जिससे कंट्री में जितने भी जो मेडिकल कोर्सेज़ हैं उनके अंदर एडमिशन मिलता है। इस साल ये जो एग्ज़ाम है वो 5 मई को हुआ था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 14 जून को आया था, बट वही हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 10 दिन पहले आ गया। जी हाँ, 4 जून को आ गया, उसी दिन जिस दिन जो जनरल इलेक्शंस हैं उनका रिज़ल्ट आया। तो ऑब्वियसली जो खबर थी वो पूरे टाइम जनरल इलेक्शंस की बनी रही काफ़ी दिनों तक। बट इस रिज़ल्ट के आने के बाद कुछ ऐसी खबरें आई जिसने सबको पूरी तरीके से शॉक कर दिया। जी हाँ, खबर आई कि ये जो पेपर है वो 5 मई को ही लीक हो गया था बिहार के पटना में। तो पुलिस के अकॉर्डिंग जो पेपर लीक का पूरा गैंग था उसने लगभग 30 to 50 लाख रुपीज़ लिए थे काफ़ी सारे कैंडिडेट से, ताकि वो उन्हें जो है क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दे। इसके लिए जो पूरा गैंग था उसने क्या किया था, उनके लिए लॉज की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, जहाँ पर जाके बच्चों ने जो नीट यूजी का पूरा पेपर है उसे याद किया, उसे समझा कि उसके क्या क्या आंसर हैं। और फिर 4 जून को जब नीट यूजी का रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट देखने लायक था,
क्योंकि इस बार जो नंबर आए थे, जो रिज़ल्ट आया था, वो फुल मार्क्स थे। जी हाँ, टोटल 720 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है, जिसके अंदर कैसे नंबर आ रहे थे, 718 मार्क्स, 719 मार्क्स। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जैसा स्ट्रक्चर है, मार्किंग स्कीम है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन दोज मार्क्स इन द नीट यूजी एग्जामिनेशन। जी हाँ, आप खुद ही सोचिए कि जब पिछले साल ये एग्ज़ाम हुआ था, 2023 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, तो सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे थे जिनके पूरे नंबर आए थे। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें, इस साल की बात करें, तो देयर आर 69 पीपल जिनके पूरे नंबर आए हैं, जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स जो हैं ऑब्टेन किए हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर से जो 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उनके जो सेंटर्स थे वो नियर बाय थे, एक ही जगह थे, इन दी झाज्जर सिटी ऑफ हरियाणा। और जब इसी रिगार्ड में जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी कंसर्न रेज़ की टू दी एनटीए, तो एनटीए ने एक स्टेटमेंट जो है रिलीज़ किया और एक्सप्लेन की डिस्क्रिपेंसीज जो कि एनटीए के एग्ज़ाम में हुई थी। उनका कहना था कि बहुत बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाया था, इस वजह से उन्हें नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के थ्रू जो है कुछ ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो एनटीए का कहना था कि अराउंड 1563 कैंडिडेट्स को जो है ये ग्रेस मार्क्स मिले थे। अब जब बच्चों को ये बात पता चली कि ऐसा कुछ हुआ था, कि एग्ज़ाम टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ था, इसकी वजह से अराउंड 1500 बच्चों को जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्हें इस रिगार्ड में क्यों नोटिफाई नहीं किया गया कि ये कोई ग्रेस मार्क फॉर्मुलेशन भी होगा एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि जो ब्रोशर्स थे उसके अंदर कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि क्या क्राइटेरिया होगा, किस बेसिस पे जो है ये ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। और जब ये पूरा इशू सामने आया तो जो हाई पावर्ड कमेटी थी उसने रिकमेंड किया कि दोबारा से इन 1500 बच्चों का जो है एग्ज़ाम दोबारा से लिया जाए ऑन 23 जून। बट अब देखने वाली चीज़ ये थी कि ये जो एग्ज़ाम था वो 1563 कैंडिडेट्स को देना था, बट सिर्फ 813 बच्चे ही जो है ये एग्ज़ाम देने आए, वो ही सिर्फ दोबारा अपीयर हुए फॉर दिस री एग्ज़ामिनेशन। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ पर 2 एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, बट कोई भी एग्ज़ाम देने नहीं आया। छत्तीसगढ़ के अंदर 602 लोग जो हैं एलिजिबल थे कि वो दोबारा से एग्ज़ाम दें, लेकिन सिर्फ 291 कैंडिडेट्स से एग्ज़ाम देखने आए। और भी जगहों का सेम हाल है, बाकी स्टेट्स का भी सेम हाल है। जितने बच्चे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि भाई सबको री एग्ज़ाम देना है, सभी को एडमिशन चाहिए ना कॉलेज के अंदर, लेकिन सारे बच्चे नहीं हैं। तो वो बच्चे जो कि ऑलरेडी शायद पेपर लीक के मामले में इंटरेस्टेड थे, या फिर कुछ ऐसी मार्कशीट्स आ रही हैं जहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स में तो काफ़ी हाई परसेंटाइल है और एक सब्जेक्ट में सिर्फ 5 परसेंटाइल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चे ने सिर्फ फिज़िक्स और मैथ्स की तैयारी की, केमिस्ट्री की तैयारी करना भूल गया? इट्स इम्पॉसिबल। तो ये साफ साफ जाहिर है कि वो उस बच्चे ने 2 सब्जेक्ट्स के तो जो आंसर्स थे उन्हें रट लिए, लेकिन एक का शायद टाइम नहीं मिला याद करने का, तो वो रह गया। तो ऐसे अगर बच्चे हैं तो वो क्यों ही एग्ज़ाम देने आएंगे? और इस रीटेस्ट से किसका फ़ायदा हो रहा है? अगर रीटेस्ट होना है तो पूरा एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम होना चाहिए, वापस से री नीट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पता लगाना कि किसने जो है पेपर लीक का फ़ायदा मिला है, किसको नहीं मिला है, इट्स इम्पॉसिबल। कोई भी बच्चा आगे आके तो बताएगा नहीं, और ज़रूरी नहीं है ना कि जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं सिर्फ उन्हें इसका फ़ायदा हुआ है, बाकियों को भी हो सकता है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल ये पता लगाना कि किसको जो है पेपर लीक हुआ था, किसको नहीं हुआ था, क्या फेयर है, क्या अनफेयर है। तो बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है कि दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाए, ताकि ये पता चल सके जिसके जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से उसकी काउंसलिंग हो जाए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, या मैं कुछ नई बात नहीं कह रही हूँ। 2015 के अंदर भी ऐसा हो चुका है। उस टाइम पर एनटीए जो है नीट नहीं करवाता था, उस टाइम पर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, जिसे हम AIPMT कहते थे। तो उस टाइम पर भी क्या हुआ था, जैसे ये बात पता चली थी कि पेपर लीक हुआ है, तो बच्चे कहाँ चले गए थे? कोर्ट के पास चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पेपर लीक हुआ है, तो कुछ करिए। तो जैसे ये पूरा इशू सामने आया था, CBSE को ऑर्डर किया गया था कि वो AIPMT के जो रिज़ल्ट हैं उन्हें डिक्लेयर नहीं करेंगे, और 4 वीक्स के अंदर अंदर ये ऑर्डर दिया गया था कि दोबारा से रीटेस्ट हो, वापस से ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाए। बट ऐसा डिसीजन इस बार क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों इस बार इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके दोबारा से जो है री एग्ज़ाम नहीं हो सकता? तो बात साफ़ है कि शायद अथॉरिटीज़ को डर है, लोगों को ये डर है कि अगर दोबारा से एग्ज़ाम दिया तो मे बी वो लोग सामने आ जाएंगे जिन्होंने 30 लाख 50 लाख रुपए दिए हैं कि उन्हें पेपर मिले। तो अब अगर दोबारा एग्ज़ाम होगा तो फिर क्या वापस से वो पैसे देंगे? वो ऑब्वियसली सामने आके कह सकते हैं कि उन्होंने किसको पैसे दिए, किसने उन्हें पेपर लीक किया।
तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब सीबीआई के पास चली गई है, सीबीआई भी लोगों को पकड़ा जा रहा है। बट इस पूरे फियास्को में जो है बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। वो बच्चा जिसने 2 साल तैयारी की, एग्ज़ाम देने गया, उसका पूरा साल जो है लगा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कैसे कॉलेजेस अलॉट होंगे, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे किया जा रहा है कि कौन सा स्टेट इस चीटिंग को प्रमोट करने में सबसे आगे है, किस पॉलिटिकल पार्टी को हम इसके लिए ब्लेम करें। मैं ये नहीं कहती कि जो कल्प्रेंट्स हैं उनको मत पकड़ो, बट एटलीस्ट जो बच्चे इस पेपर लीक से अफेक्टेड हैं उन्हें अब क्या करना है वो बताया जाए। क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो चलती रहेगी, बट उनके लिए उनका ये जो ईयर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उनके लिए सबसे सेफ़ और फेयर मीन्स यही है कि जो है ये एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट किया जाए, रीनीट किया जाए। दो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक एंटी चीटिंग लॉ नोटिफाई किया है, बट इस समय इस लॉ से इस समय जो ये प्रॉब्लम है, करंट प्रॉब्लम है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अगर हम इस एंटी चीटिंग लॉ की बात करें तो इसे नाम दिया गया है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। इस लॉ का मेन एम यही है कि जो अनफेयर मीन्स किए जाते हैं एग्ज़ाम के दौरान उसे प्रिवेंट किया जा सके और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी लाई जा सके टू द पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम। ये जो लॉ है, ये जो स्टैट्यूट है, ये किस किस पे एप्लीकेबल होगा? इट विल बी एप्लीकेबल ऑन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर कोई भी इस लॉ को वायलेट करता हुआ पाया गया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी। तो अगर आप इस लॉ के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने शेयर किया है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में समझ में आएगा। बट मुझे इस लॉ से भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसका रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा लॉ पहली बार जो है लाया गया है। हाँ, सेंटर ने पहली बार लाया है, बट काफ़ी सारे स्टेट्स में ऑलरेडी एंटी चीटिंग लॉ जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जो राजस्थान है उसने 2 साल पहले जो है ऐसा ही एंटी चीटिंग लॉ जो है इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उनके पास तो इस तरीके के लॉज 1998 और 1997 में ही आ गए थे। इनफैक्ट अगर हम गुजरात की बात करें तो रिसेंटली गुजरात और उत्तराखंड ने भी जो है इस तरीके के लॉज जो है इंट्रोड्यूस किए थे ताकि चीटिंग को प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन इन लॉज का कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिल रहा। और अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो प्रॉब्लम तो वहीं के वही है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम वही है। आगे क्या करना है, कैसे उन्हें कॉलेज मिलेगा, कैसे उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उस इशू का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, कैसे जो है जस्टिस मिल पाएगी इन बच्चों को? तो अपने व्यूज़ आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।